वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? हाँ जी, हमने उस दिन जो चैप्टर किया था फाइबर्स वाला, उसके एमसीक्यूज हमने कर लिए थे और आई होप आप लोगों को वो वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं। द चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ड। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में करेंगे। लिविंग वर्ड में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, हमारी बॉडी किस चीज से बनती है, क्या कुछ होता है, कितने टाइप के सेल हैं, ईच एंड एवरीथिंग बेटा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। हाँ जी, इस चैप्टर को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहले देखो, हर चीज को समझने के लिए ना हमें कुछ बेसिक बेसिक चीजों की जरूरत होती है। बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में अगर हमें पता होगा तो इस चैप्टर में हमारे जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्या क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से कोई ज्यादा आपको घुमा के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से एज इट इज क्वेश्चन ही बनते होते हैं कि कौन सी चीज कब डिस्कवर हुई, किसने की, क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग बस टू द पॉइंट। तो अगर आपको आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ड। देखो जी, हमारा चैप्टर है जैसे लिविंग वर्ड, तो इसमें हमें सबसे पहले एक टर्म का पता होना चाहिए, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी। जब भी हम किसी भी लिविंग बॉडी के बारे में, ऑब्वियसली बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, तो जो साइंस की ब्रांच हमारी हेल्प करती है उस चीज को अच्छे से समझने में, उसके साथ मतलब अंडरस्टैंड करने में, हमारे कंसेप्ट बनाने में, तो वो जो बायोलॉजी मतलब साइंस की जो टर्म है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखो, अब लिविंग की बात हो रही है तो लिविंग में कौन कौन से आते हैं? लिविंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएंगे प्लांट। ऑब्वियसली लिविंग है बट मूवेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है। लिविंग तो है, मूवेबल नहीं है। दूसरे हमारे पास आते हैं बेटा एनिमल्स, जो लोकोमोट करते हैं, मतलब मूव करते हैं, लोकोमोटिव होते हैं नेचर के। अगर मैं बात करूं माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे होते हैं, है ना, माइक्रोब्स, ये भी क्या करते हैं? मूविंग, और ये लिविंग ही होते हैं। अब आप लोग मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बताओ कि वायरस क्या है। ठीक, वायरस के बारे में आप लोगों ने मेरे को बताना है। देखो, इसके बीच में हमने प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ये सारी टर्म्स मतलब पढ़नी है, पर हमने कुछ टर्म्स भी करनी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हम कंसेप्ट बनाने के लिए कुछ टर्म्स करते हैं। सबसे पहले वी हैव टर्म ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उनकी डेफिनेट बायोलॉजिकल सेटअप है, मतलब वो एक सिंगल सेल की हेल्प से बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव देयर डेफिनेट बायोलॉजिकल सेटअप इन विच अ सिंगल सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। मतलब सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? एक सेल इंपॉर्टेंट होता है। उस पूरी टर्म को क्या बोलोगे बेटा? ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में, अब हम और लिविंग की बात करें तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म होता है कि हमारी बॉडी में कितनी रिएक्शंस हो रही हैं, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन। सम टोटल, सम का मतलब जितनी भी, टोटल पूरी की पूरी रिएक्शंस का क्या कर दो बेटा? सम कर दो, तो उसको क्या टर्म देते हैं हम? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। थर्ड वी हैव ग्रोथ। नेक्स्ट वी हैव द टर्म दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। अब जब बच्चे पैदा होते हैं या कोई भी प्लांट एनिमल की अगर हम बात करें, जब वो पैदा होते हैं तो उनका साइज बेटा कितना छोटा होता है ना। धीरे धीरे जैसे उनको नरिशमेंट मिलता है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रॉपर उनको खाना वगैरह मिलता है, तो उनकी क्या होनी शुरू हो जाती है? ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब ग्रोथ, क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ कौन सा प्रोसेस होता है, तो माइंड में रखना बेटा ये इरिवर्सिबल है। ये एक बार ही किसी की ग्रोथ होगी तो वो कम नहीं होगी। अब बच्चा बड़ा हो गया
तो उसकी हाइट बढ़ेगी। हाइट हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये याद रखना, हाइट हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करना, अपने जैसे बच्चों को पैदा करना। वो प्रोसेस जिसके अंदर ये दो तरीके से हो सकती है, एक होती है सेक्सुअल, एक होती है एसेक्सुअल। सेक्सुअल को आप बाइसेक्सुअल के नाम से भी जानते हो। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा बाइसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल का मतलब होता है वन पेरेंट इज नीडेड, इसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, वन पेरेंट इज नीडेड। ठीक, रिप्रोडक्शन होता है अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करना, अपने, ताकि हमें उसके अंदर डाइवर्सिटी, वेरिएशन, हमारी स्पीशीज की मेंटेनेंस हो, ताकि ये ना हो कि सब कुछ एक्सटिंक्ट हो जाए। तो रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करना। ये दो तरीके की होती है, द वन इज सेक्सुअल, द अदर वन इज एसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, जिसको आप सेक्सुअल के नाम से जानते हो, जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल के अंदर सिर्फ एक पेरेंट की ही जरूरत होती है। हाँ जी। नेक्स्ट टर्म वी हैव अडेप्टेशन। अडेप्टेशन। अब हम अपनी बात करें, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? जैसे ठंड होती है तो हम क्या करते हैं? स्वेटर्स पहन लेते हैं, जैकेट्स को वियर कर लेते हैं। गर्मी होती है तो हम कॉटन के क्लोथ्स को पहनते हैं, बारिश होती है तो कैसे क्लोथ्स। तो हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट करवा रहे हैं। जब भी कोई लिविंग स्पीशीज अपने आप को एडजस्ट करवाता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, उसको क्या बोलते हो? अडेप्टेशन। उसको क्या बोलते हो? अडेप्टेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट। नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब मूव करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब कोई जाता है तो उसको क्या बोलते हो? मूवमेंट बोलते हो। अब जो प्लांट्स होते हैं ये लिविंग होते हैं पर मूव नहीं करते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं, ऐसा ही है। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, ये भी लिविंग है, ग्रो कर रहे हैं, पर ये क्या है? मूवेबल होते हैं। ये क्या करते हैं? पर रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, स्टिमुली। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैं खड़ी हूं ऐसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मैंने किसी चीज को टच किया। अब टच करने से वो चीज गर्म थी, पर पहले मेरे को नहीं पता थी वो गर्म है, तो मैंने किसी चीज को टच किया। जब मैंने उसको टच किया तो वो क्या हो गया बेटा? स्टिमुली। वो क्या हो गया? स्टिमुली। अब वो क्या थी बेटा? गर्म थी। वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी? हीट प्रोड्यूस कर रही थी, वार्म थी, है ना, हीट प्रोड्यूस कर रही थी। अब जैसे ही मैंने उसको टच किया, जैसे उस चीज को मैंने टच किया, तो मेरे हाथ एकदम से ऐसे हट गए, एकदम से मेरे हाथ क्या हो गए? पीछे हट गए। तो मेरी बॉडी ने उसको क्या किया? रिस्पॉन्स किया। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। मतलब आप किसी भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक, क्या आपको जो हमने 7 टर्म्स की हैं वो सब की सब टर्म्स क्लियर हो गई? ठीक है। आपने एक प्लांट का नाम सुना है, छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा, उसको बोलते हैं टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, है ना। जब वो आप उस प्लांट को टच करते हो ना तो वो कुछ रिस्पॉन्स देती है। जैसे हमने उसको क्या किया? हमने क्या किया? बेसिकली उसको स्टिमुली दिया, उसने आगे से हमको क्या दे दिया? रिस्पॉन्ड दे दिया। तो टच मी नॉट, तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब आपको बेसिक सी टर्म्स थी वो पता होनी चाहिए, फिर ही हम अपने बेसिक से टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सेल। सेल के अंदर देखो, सेल हमने पूरा अब सेल के बारे में पढ़ना है। हमारी बॉडी सेल की हेल्प से बनी है, तो सेल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी चीज जिंदा है तो वो किसकी हेल्प से बनी है? सेल की हेल्प से बनी है। तो सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, एनीथिंग वी आर डूइंग, वो किसकी हेल्प से होता है? सेल की हेल्प से होता है। तो उसको फंक्शनल यूनिट के नाम से भी आप लोग जानते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आप लोगों को पूछते हैं, अगर ये सेल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो आपका आंसर होगा बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, है ना? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। अब क्वेश्चन आएगा कितने ईयर में की थी? तो आपका आंसर आएगा 1665 में। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। और उसने कौन सा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल। कौन सा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल। अब क्वेश्चन आ गया कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? इसने डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसकी हेल्प से? कॉर्क की हेल्प से, अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। तब ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, लो पावर हाँ जी, लो पावर माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने किया था। माइक्रोस्कोप, ठीक। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665 में। कौन सा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल। किसकी हेल्प से? कॉर्क की हेल्प से। और कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया था? लो पावर माइक्रोस्कोप। तब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ठीक। अब बात है कि जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? लुईन होक ने। एल फॉर लुईन, एल फॉर लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ये याद रख लेना कि डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और लिविंग सेल किसने किया था? लुईन होक ने किया था। हाँ जी, हमारे पास ये सारी चीजों को देख के कि सेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने सेल की थ्योरी बनाई थी। सेल की थ्योरी बनाई गई थी, वो किसने दी थी हमें? सचवान एंड स्केल्ड। किसने दी थी? सचवान एंड स्केल्डर ने हमें सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने हमें बताया क्या था? इन्होंने हमें सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स है कि जितनी भी लिविंग चीजें हैं, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, वो उनकी जो बॉडी है एक या ज्यादा सेल की हेल्प से बनी हुई है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड up of one or more cells। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बॉडी है एक या ज्यादा सेल की हेल्प से बनी हुई है। सेकंड पॉइंट है अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही बात पहले की थी कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। थर्ड पॉइंट, अ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो एक नया सेल है वो किसकी हेल्प से बनता है? एक पुराने सेल की हेल्प से बनता है। सेल थ्योरी के हमारे पास बेसिक 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या ज्यादा सेल की हेल्प से, मतलब उनकी जो पूरी बॉडी है वो एक सेल या ज्यादा सेल्स की हेल्प से बनते हैं। दूसरा, जो सेल है वो हमारी स्ट्रक्चर को भी बनाता है, साथ साथ हमारी फंक्शंस को भी मेंटेन करता है।
उसके अलावा उन्होंने थर्ड पॉइंट ये दिया था और लास्ट पॉइंट ये था बेटा कि जो नया सेल है वो हमेशा पुराने सेल की हेल्प से ही बनता है। कीप इन माइंड, ये सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स से आप लोग इसको मार्क कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। दविंदर, हेलो मैम, एसएसटी दी क्लास कदों लग गया करेगी जी पवन मैम दी। बेटा आप हमारे ना जो टेलीग्राम वाला चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको सारी के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे जो टेलीग्राम का वो लाइक है @apex बठिंडा, वहां पे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। या फिर बेटा आप जो हम स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक नंबर दिख रहा है, आप उसके ऊपर कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी को सोल्व कर सकते हो। ओके दविंदर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज हाँ जी देखो जी अब हम बात कर रहे थे कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सेल की हेल्प से बनते हैं, और हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या ज्यादा सेल की हेल्प से बनते हैं। अब देखो अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो देखो ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, अदर वन इज बेटा मल्टी सेलुलर। नाम से क्लियर है, यूनी मतलब वन, यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है। यूनी मतलब वन, द ऑर्गेनिज्म whose body is made up of one cell, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक ही सेल से बनी, एक सेल की हेल्प से बनी है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। मेड अप ऑफ वन सेल, सॉरी वन सेल। और मल्टी मतलब ज्यादा, मल्टी का मतलब क्या होता है ज्यादा, तो मेड अप ऑफ मोर देन टू सेल्स। जिसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी है उसको बेटा मल्टी सेलुलर बोलोगे, जिसकी बॉडी एक ही सेल से बनी है उसको आप यूनिसेलुलर की कैटेगरी में डालोगे, ठीक। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने एग्जांपल में करना है। चलो जी, सबसे पहले वी हैव ईस्ट, अमीबा, सबको पता होगा अमीबा के बारे में। एंड द लास्ट, मतलब और भी हैं बट तीन बहुत है, पैरामीशियम, एक्सेट्रा। ईस्ट, अमीबा एंड पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर है, इनकी बॉडी एक ही सेल की हेल्प से बनी है। इनकी बॉडी में इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल की हेल्प से बनी है। अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर की एग्जांपल्स की, तो इसमें आएंगे हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, हम भी इसके अंदर आते हैं, ह्यूमन, वैसे वो एनिमल्स के अंदर ही आता है बट अगर आपने अलग से लिखना है तो लिख सकते हो, फंगी। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक
पेज है, चलो हम एक नई स्लाइड लेके उस पे इंसर्ट करते हैं सो दैट विल बी इजी। हाँ जी, अब सेल नो डाउट यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन हर एक सेल, मतलब अब देखो अगर हम बात करें ए सेल मल्टी सेलुलर की, हम बात करें यूनिसेलुलर की, अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम अमीबा की बात करें, तो सबकी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल होते हैं। सेल की बेटा शेप्स भी होती हैं, सेल की शेप्स भी होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पूछ सकते हैं कि सेल्स क्या एक ही शेप का एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों बोलोगे नहीं, सेल्स की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइजेस के सेल्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है स्मूथ मसल सेल। क्या लिखा हुआ है? स्मूथ मसल सेल। तो ये कौन से सेल होते हैं? ये स्पिंडल शेप के सेल होते हैं, ये मसल सेल होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप सेल, स्पिंडल शेप सेल, ठीक, स्पिंडल शेप सेल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नर्व सेल दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को एक नर्व सेल दिख रहा है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। कौन सा सेल है? लॉन्गेस्ट सेल। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये स्क्रीन मतलब जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें से एमसीक्यू बन के बहुत आएंगे, घुमाएंगे आपको क्वेश्चंस में, तो मार्क कर लो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कि जो नर्व सेल है वो कौन सा सेल है बेटा? लॉन्गेस्ट सेल है, हमारी बॉडी में सबसे लंबा सेल है। ये हमारी बॉडी में जितने भी मैसेजेस होते हैं उसको कैरी करता है, उसको ब्रेन तक लेके जाता है। फिर ब्रेन आगे से क्या रिस्पॉन्स, हमने जैसे टर्म की थी रिस्पॉन्स करना, तो अगर वो चीज गर्म थी, मेरे को किसने मैसेज कन्वे किया? मेरे ब्रेन ने मेरे को मैसेज दिया था कि वो गर्म है, तो उस मैसेज को, जैसे वो चीज गर्म है या मेरे ब्रेन ने बोला कि उसको दूर करो, तो ये किसकी हेल्प से हुआ था बेटा? ये नर्व सेल ने हमारी हेल्प की थी। नर्व सेल की हेल्प से ही सारे के सारे मैसेजेस क्या होते हैं? कन्वे करे जाते हैं। ये आप देखते हो ओवम, ये जो ओवम है ये सफेरिकल शेप, ये फीमेल का ओवम होता है ना, एग्स जो रिलीज होते हैं, वो कौन सी शेप का सेल होता है? सफेरिकल शेप का होता है, ठीक। अगर मैं इसमें लिखूं तो ये बेटा इलोंगेटेड भी है और ब्रांच्ड भी है। हाँ जी, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन लिख लो पेपर में। क्या क्वेश्चन आना है? नेम द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल बताना है। नेम द लॉन्गेस्ट सेल, नेम द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, नेम द लार्जेस्ट सेल। बस ये 3 क्वेश्चंस पेपर में, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, लार्जेस्ट सेल। हाँ जी, इनके आंसर्स आप लोगों को क्या पता है बेटा? स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो ये याद कर लो। इस स्लाइड में एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपसे पूछेंगे स्मॉलेस्ट सेल तो आपका आंसर होगा PPLO, PPLO। अगर आपसे पूछा लॉन्गेस्ट सेल तो आपका आंसर होगा नर्व सेल। आपका आंसर क्या होगा बेटा? नर्व सेल। अगर आपसे पूछेंगे लार्जेस्ट सेल तो आपने बोलना है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े साइज का सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, और बेटा लॉन्गेस्ट सेल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा जो अमीबा होता है, अमीबा, जो अमीबा है उसकी जो शेप, सेल की शेप है बेटा, वो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, वो कोई सी भी शेप को मेंटेन करता है। ये जो आपको उसकी यहां से इसके बीच में जैसे न्यूक्लियस पड़ा होता है, ठीक है, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती हैं,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको आप और कुछ नहीं बेटा, इसको आप बोलते हो सूडोपोडिया। सूडो, ये एक्चुअल नहीं होती हैं। सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, पोडिया मतलब फिंगर। फॉल्स फिंगर आपको, एक्चुअल दीज आर नॉट फिंगर्स, बट ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब बेटा फिंगर। जो फॉल्स फिंगर आपको नजर आती है, तो अमीबा अपनी शेप को चेंज करता है, ये यूनिसेलुलर है, ये अपनी शेप को चेंज करता है, ये इररेगुलर शेप का होता है, ये इररेगुलर शेप का होता है, ये अपनी शेप को बारी बारी चेंज करता है। ये एक ही सेल की हेल्प से, एक सेल की हेल्प से सारे के सारे काम करता है बेटा। ये डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन सब एक ही सेल की हेल्प से करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सूडोपोडियल स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये भी इरेगुलर शेप के सेल्स होते हैं। एक अमीबा हो गया, दूसरी एग्जांपल होगी WBC, व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, क्या आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि WBC क्या काम करता है? क्या आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC? जो WBC है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉर फाइटिंग डिसीज, टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, अगेंस्ट डिसीज। WBC का क्या फंक्शन होता है? टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, किसी भी डिसीज से लड़ने में WBC हेल्प करती है, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, आप लोगों ने वो डेंगू की प्रॉब्लम सुनी होगी ना, डेंगू होती है तो कहते हैं ना मेरे WBC कम हुए पड़े हैं, तो हमारी बॉडी ना अच्छे से हिल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, वो हम ऐसे ऐसे वीक से हो जाते पूरा। क्यों बेटा? उसके अंदर हमारी बॉडी में WBC की कमी होती है, क्योंकि WBC हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें फाइट करने में हेल्प करती है। अगर WBC की कमी होगी तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो आप लोगों को WBC का फंक्शन भी पता होना चाहिए। हाँ जी, इसके अलावा हमारे पास दो तरह के और सेल्स होते हैं। वन इज प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिसके अंदर बेटा न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो लैक करती है, जिसके अंदर P फॉर, वैसे तो होता है ना P प्रेजेंट, पर इसमें ये उल्टा है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, मतलब वेल डिवेल्प न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, वेल डिवेल्प न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसके अंदर बेटा जो वेल डिवेल्प न्यूक्लियस मतलब पूरी उसकी ऑर्गेनेली की जो बाउंड्री होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अगर मैं बात करूं ये किस किस के अंदर आपको दिखता है, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक चीजें मिलती हैं, मतलब प्रोकैरियोट सेल्स आपको किस किस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपकी एग्जांपल्स होगी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पीछे वाली, इससे भी पीछे वाली साइड में, स्मॉलेस्ट सेल PPLO, अगर PPLO ऑप्शन में नहीं भी होगा तो आपको अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा है तो बेटा वो भी स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, मोस्टली तो आपको PPLO ही दिया होगा। अगर PPLO नहीं मेंशन किया हुआ तो उसके साइड मतलब उसके अलावा उसकी जगह पे कौन सी टर्म दी होगी आपको? माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है बेटा उसके पास न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट सेल की, तो यूकैरियोट सेल में देखो वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट।
अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, प्रोकैरियोट हो गया, ये यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आएंगे बेटा एल्गी, सारी एल्गी नहीं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट है, बाकी एल्गी सारी की सारी यूकैरियोट है, उनके अंदर वेल डिवेल्प न्यूक्लियस होता है। एल्गी के बाद फंगी और मैमल्स, फंगी और मैमल्स, मैमल्स होते हैं जो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं और जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रास, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को फीड कर सकते हैं, वो सारे के सारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। हाँ जी, अगर मैं सेल की बात करूं तो एक सेल थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, वैसे तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमको दिखते हैं, माइक्रोस्कोप। एक क्वेश्चन आता है, चलो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। आपने वैसे पूछा नहीं मेरे से, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने लो पावर माइक्रोस्कोप में जैसे उसको सेल की आइडेंटिफाई की थी, है ना। तो आप लोग भी अपना कभी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, या फिर आपके स्कूल्स में, या मतलब आपने भी कभी एक्टिविटी की होगी, तो अनियन अनियन के सेल होता है ना, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल की ना, वो डिस्टिंग्विश करवाते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो ना जब भी, या फिर चीक सेल्स होते हैं हमारे, वो उसकी ना मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सेल को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। तो उसके लिए करते क्या, मतलब पहले कंसेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर आप लोगों ने उसका आंसर देना है। तो जब भी हमने किसी भी सेल की आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो जैसे हमने किसी, फॉर एग्जांपल अनियन को ही लेना है, तो अनियन का वो व्हाइट स्लाइड, आप अनियन जब कट करते हो तो एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट सी लेयर निकलती है। हाँ जी, मैंने तो अपने स्कूल में किया हुआ है, क्योंकि सबके स्कूल में मोस्टली वो सेम एक्टिविटीज करवाते हैं। तो वो अनियन का जब व्हाइट कलर का पील निकलता है ना, छोटू सा ट्रांसपेरेंट, तो उसका ना छोटा सा पार्ट लेते हैं, और ब्लड टेस्ट तो सब नहीं करवाएगा, तो वो छोटी सी स्लाइड बनी हुई आती है, उसके ऊपर ना अनियन का वो छोटा सा वो ट्रांसपेरेंट सा पार्ट रखते हैं, और उसके ऊपर ना एक स्टेन डालते हैं। उसके ऊपर बेटा क्या डालते हैं, स्टेन डालते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि वो स्टेन क्यों करते हैं। माई क्वेश्चन इज दैट कि वाई, जो भी लैब में काम करते हैं, वाई देर इज अ नीड टू स्टेन द सेल, स्टेनिंग करने की क्या जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन है कि स्टेन क्यों करना पड़ता है। क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। हाँ जी बेटा, स्टेनिंग इसलिए होती है ताकि हम उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट के ऊपर ट्रांसपेरेंट रखोगे ना तो वो विजिबल नहीं होगा। स्टेनिंग करने से, स्टेनिंग का मतलब होता है कलर डालने से, वो हमको सारी की सारे जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उसके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा, कैसी दिखती है, क्या काम करती है, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ जी, आई होप आप लोगों को मतलब जो भी आज हमने सेल के बेसिक से कंसेप्ट किए हैं वो अच्छे से समझ लगे होंगे। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ इस चैप्टर को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप लोगों ने हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज एपेक्स एकेडमी। और अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस है तो सबसे पहले आप लोगों ने माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने QQZAN कोड फिल कर लो। उसके बाद जब भी आप हमारी ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो भी कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप @apex बठिंडा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, फ्री के नोट्स, फ्री के PDFs, ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा ये जो नंबर है 7837889888 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो सॉल्व की जाएगी। थैंक यू, आई होप यू गेट व्हाट आई वांटेड टू से, और जो भी मैंने आपको समझाया
आई होप आपको अच्छे से समझ लगा होगा। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।